नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 का चुनावी माहौल। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। बारी है अब तीसरे चरण की। तीसरा चरण बेहद महत्वपूर्ण है और इस चरण में जो दिग्गज पर्सनालिटी है उनकी साख दाव पर है। पिछले लोकसभा चुनाव में संभल और मैनपुरी सीटों पर साइकिल दौड़ी थी, जबकि 8 सीटों पर कमल खिला था। मिशन 80 का लक्ष्य साधने में जुटी भाजपा के लिए तीसरा चरण बेहद अहम है। देश के बड़े राजनीतिक घरानों में शुमार सफेद यादव परिवार के जो 5 रणबांकुरे चुनावी संग्राम में पराक्रम दिखाने के लिए उतरे हैं, उनमें से 3 की परीक्षा तीसरे चरण में ही होनी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो राजनीतिक पुरोधाओं की जवाबी संग्राम चरम पर है। यूपी में तीसरे चरण में कहां मतदान होगा और कितने प्रत्याशी मैदान में, इसको हम ग्राफिक से जान लेते हैं। यूपी के 100 प्रत्याशी मैदान में हैं। यूपी में आपको बता दें कि तीसरे चरण में 100 प्रत्याशी हैं जो मैदान में हैं। तीसरे चरण में 10 जिलों में वोटिंग होनी है। आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, मैनपुरी, एटा, संभल, बरेली, आंवला और बदायूं सीट इसमें शामिल है। यूपी के 100 प्रत्याशी मैदान में। तीसरे चरण में 10 जिलों में होगी वोटिंग। संभल, बरेली, आंवला और बदायूं सीट भी इस पर शामिल। और हमारे साथ राज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, श्वेता दुबे जी बीजेपी नेता जुड़ चुकी हैं, ओपीश मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करेंगे श्वेता जी से। श्वेता जी, अगर हम बात करें तो तीसरे चरण का मतदान होना है और जिस तरीके से बीजेपी के प्रचारों को अगर हम ध्यान से सुने तो अब कहीं ना कहीं मुद्दे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वजह है? क्योंकि 2 चरण चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा मतदान प्रतिशत भी कम रहा, साथ ही साथ क्या बीजेपी को लग रहा है कि यूपी की 80 की 80 सीटों पर काबिज नहीं हो पाएगी बीजेपी, इसलिए मुद्दे बदले गए हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेरी आवाज आ रही है जी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम मुद्दे बदल रहे हैं या कुछ है। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है, लेकिन अब ये कहिए कि पूरे देश में एक ही तरह से बात की जा सकती है या एक ही मुद्दे पे बात की जा सकती है, तो ये संभव नहीं है। और ये जो तीसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है, इसमें 10 वो सीटें आ रही हैं जिसमें हमारा सपा से आमने सामने मुकाबला है। तो उसी हिसाब से हमारे मुद्दे भी हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा है, हमारे साथ जो चल रहा है वो हमारी मोदी जी की गारंटी है। और रही बात कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी को डर लग रहा है, पिछले इन 10 जिलों में जब 2019 का चुनाव हुआ था, तो इसमें 10 में से 8 सीट हमने जीती थी। तो श्वेता इस जी, बार यही तो तो बात है ना हमारा कि परिस्थितियां पिछले 2019 के चुनाव से 2024 में काफी अलग हैं। आपको नहीं लगता? जी, ये परिस्थितियां सपा के लिए अलग हैं। जैसे कि बदायूं सीट है, उसमें 3 बार उम्मीदवार बदला गया है। और तो और सपा के चाचा जी डर के वो सीट अपने पुत्र को दे के चले गए हैं। और भी इस तरह की सीटें हैं, जैसे संभल में है। अब देखिए, तुष्टीकरण करेंगे आप और एक तरफा वो करने की कोशिश करेंगे हिंदू मुसलमान, जो जैसे कि संभल के जो है उनके सफीकुर रहमान जी के पोते लगातार ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे कि ध्रुवीकरण हो, तो मतलब एक जाति विशेष उनकी तरफ हो जाए। कि हमारे लिए समस्या की बात लग रही है या सपा के लिए लग रही है, पहले आप ये निश्चित करें। हम कहाँ परेशान हैं? हम तो अपने मुद्दों के साथ, अपनी मोदी जी की गारंटी के साथ, अपने कार्यों के साथ देखिए, मैदान में थे। बीजेपी का नेता होने के नाते मुझे लगता है आपको ऐसी बातें करनी भी चाहिए, लेकिन पत्रकार होने नहीं के नहीं, नाते। बीजेपी की नेता होने के साथ साथ एक सामान्य भारत देश की नागरिक भी हूँ, और मुझे जो सामान्य माहौल है वो दिखाई पड़ रहा है, और उसी के आधार पर मैं आपसे बोल रही हूँ। ठीक है, चलिए। राज शर्मा जी, वही सवाल आपसे कि जी, बीजेपी ने अपने मुद्दों को बदला है, हालांकि श्वेता जी इस बात से इनकार कर रही। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा श्वेता जी क्या कहना चाह रही है क्या नहीं। श्वेता जी, देखिए, भाई सबसे साहब, पहले मैं एक आपको बात कुछ कहता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है, आपको तो हाँ, उम्मीदवार सुनिए। भी नहीं समझ में आ मैं रहे हैं।
अपनी मैं तो स्पेशल सीट के। मैं हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं आपके संग बहस नहीं कर सकता, बोलता मैं बहुत तेज हूँ, लेकिन आप महिला हो, मेरे लिए बहन जैसी हो, मेरे संस्कार सिखाते हैं कि मैं महिलाओं की इज्जत करूं, तो इसलिए मैं आपका जवाब नहीं दूंगा, वरना जवाब तो आप किसी प्रवक्ता से पूछिएगा, बहुत अच्छा देता हूं मैं। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आप बहन जैसी हो, थोड़ा सा भाई की सुन लोगे तो अच्छा है, वैसे भी सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपसे इतना बात कहना चाहता हूं कि देश की महिला हो आप देवी का रूप हो, आप राक्षसों में क्यों फंसना चाह रहे हो? जिस पार्टी का नेता जिस पार्टी का नेता मंच से मंगलसूत्र की बेइज्जती कर दे, मुझे लगता है कि एक भी किसी नारी का वोट पाने का वो हकदार नहीं है। रही बात गारंटी की, मेरा शहर है, मेरी लोकसभा है, मेरी लोकसभा में मोदी जी काम करने नहीं आएंगे, मेरे नगर निगम में मोदी जी काम करने नहीं आएंगे। मैं आपकी पार्टी, आपके चैनल के न्यूज के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि किसी की गारंटी पे किसी को नहीं कुछ दिया जाता। गारंटी स्वयं की आदमी ले, स्वयं की गारंटी ले, स्वयं को उसको देना चाहिए। आजकल दूसरे की गारंटी पे कैसे ले लोगे आप? मोदी जी पूछा, कई जगह इन्होंने अपने मंत्रियों के, मिनिस्टर्स के, एमपीओ के टिकट काट दिए। इन्होंने 2014 में भी मोदी के नाम राज शर्मा जी, अगर वोट आपको मांगा लगता था। है कि ये बात इतनी ही सरल है कि मोदी जी काम करने नहीं आएंगे, और ये बात आपको इतनी ही स्पष्ट लगती है, तो फिर उस बात का डर किस बात का? वो मोदी की गारंटी अगर कह रहे हैं तो उनको कहने दीजिए। मेरा ये मानना है कि मैंने इस सृष्टि में जन्म लिया और मैं गर्व करता हूं कि मेरा जो जन्म हुआ था वो सन 2014 से पहले का है। गौरवान्वित फील करता हूं कि मैं भारत में पैदा हुआ, और ये भी गौरवान्वित फील करता हूं कि हिंदू धर्म में ब्राह्मण जाति का हूं, ये भी गर्व करता हूं। बात सिर्फ इतनी है कि झूठ क्यों प्रचार जा रहा है। मुझे चिंता अपनी नहीं है, मुझे चिंता अपनी कतई नहीं होती, क्योंकि मैंने जीवन को पार कर लिया। मुझे अगर चिंता है तो आने वाले नौनिहाल की है, मुझे चिंता है तो आने वाले मुझे संतानों चिंता की है है। गांधी परिवार के शहजादे की। पूरी कांग्रेस पार्टी सिर्फ उसी की चिंता कर रही है। बहन जी, कभी कभी गुस्सा होने का और कभी कभी ताना मारने से शायद किसी का जीवन सफल नहीं होता। शहजादा सबका होता है, और वो क्या जाने जिसका शहजादा ही नहीं है। अच्छा, वो क्या जानेगा? वो क्या जानेगा सिंदूर की वैल्यू? जिसने सिंदूर मंगलसूत्र की वैल्यू, जो मंगलसूत्र को छोड़ आया हो, मंगलसूत्र की वैल्यू तो पंडित राज शर्मा जानता है, जो अपने मंगलसूत्र के लिए, अपने बांधे हुए मंगलसूत्र के लिए कट सकता है, काट सकता है, मर सकता है, मार सकता है। वो क्या जाने? अरे चैरिटी बिगन्स एट होम मेरी बहन। आज स्वयं को होता है, मैं अपनी बीवी को प्यार ना करूं, अपने दोस्तों को सिखाऊं प्यार करो, अपनी बेटी की इज्जत ना करूं और दूसरे की बेटी को इज्जत के लिए कहूं। मेरे पास ऐसे भी है भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने 3 बार अपनी बीवी के अबॉर्शन करा दिए कि लड़की थी, और चौथी भी लड़की हो गई जब डॉक्टर ने कहा कहीं मर ना जाए बीवी। अब लिखते हैं मेरा मान मेरा स्वाभिमान। तो मैं उसे अकेले में कहता हूं, भाई तूने कितने स्वाभिमानों को मारा होगा, कितने कितनों का अपमान किया होगा। ठीक इसी प्रकार जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का नेता जिन लड़कियों को बेटी कहता है और उन्हीं को पुलिस वालों से पिटवाता है, सनातन धर्म की सरकार कहता है, वही नेता हाथरस में हिंदू धर्म की लड़की को रात में जला देता है। जैसे मैं समझता हूं कि रात में मैंने अब तक किसी भी डेड बॉडी को जलाते हुए मृत्यु के उपरांत नहीं देखा। तो श्वेता बहन जी, मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर आपने विश्व गुरु के, देखिए, अगर आपने विश्व गुरु के नाम पे वोट मांगा था, तो मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम ऐसा चाहता हूं 10 साल में जो आपने बनाई हो, जिसका डंका ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के बराबर बजता हो। एक मेडिकल कॉलेज ऐसा हो जिसमें डॉक्टर पूरे हों। एक उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा स्कूल ऐसा हो जहाँ टीचर पूरे हो। ठीक है। राज शर्मा जी वापस आएंगे, रुकिएगा। वरिष्ठ पत्रकार ओपी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं इस तीसरे चरण के युद्ध को? अगर हम बात करें तो 2 चरण में जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बनती हुई नजर आ रही है। और जिस हिसाब से अब मुद्दे बदले गए हैं, पहले मोदी की गारंटी और अब मंगलसूत्र का वार, कैसे देख रहे हैं इसे भी? तीसरे चरण का जो चुनाव होने वाला है वो आप अपने आप में थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होगा, क्योंकि इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के मान, स्वाभिमान, अभिमान, परंपराओं के साथ जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उसके नाते कुछ सीटें ऐसी हैं जहां फाइट बिल्कुल आमने सामने होने वाली। इसलिए ये सोच लेना कि ये सीटें आराम से
एनडीए गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा अपना स्पेकुलेशन है कि 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां नेक टू नेक फाइट होगी और जिसमें सिर्फ अंतर 19 और 20 का रहेगा, 16 और 20 का नहीं। तो ये पोजीशन है बहुत ही। आपकी ये जो 10 सीटों की चुनाव होगा ये बहुत ही क्रिटिकल होने वाला। ठीक है, अगर हम 2019 से तुलना करें ओपी मिश्रा जी, तो क्या लगता है कितना बदलाव इस बार देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक मोदी मैजिक का जो जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता करते रहे हैं। 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव में जमीन आसमान का अंतर। इस समय चुनाव या तो भाजपा के समर्थन में हो रहा है या भाजपा के विरोध में हो रहा है। सिर्फ चुनाव 2 तरह से हो रहा है। तीसरा इसमें कोई मुद्दा ही नहीं। पूरे देश में चुनाव इसी उस पे हो रहा है। कुछ लोग भाजपा के समर्थन में वोट दे रहे हैं, मोदी जी के पक्ष में दे रहे हैं, कुछ लोग विरोध में दे रहे हैं, बस। तो ये चुनाव जो हो रहा है 10 सीटों में जो चुनाव होने वाला, सीधा सीधा चुनाव है, बीच में कोई है ही नहीं। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, और चुनाव बहुत ही दमदारी के साथ, बहुत ही आमने सामने की पोजीशन में होगा। जीत हार का अंतर भी, जैसे कि एक ही सीट को ले ले, हम संभल की सीट को ले लेते हैं। शफीकुर रहमान अब कभी श्वेता जी ने कहा, उसका जिक्र किया, मैं उनके पौत्र चुनाव लड़ रहे हैं। अकेले वहां 5.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं और इसके बाद यादव वोटर है। सिर्फ अगर इतना ही वोट जुड़ गया तो ये सीट कोई रोक नहीं पाएगा। बातें तो बड़ी बड़ी की जा सकती है, मैनपुरी की जा सकती है, फिरोजाबाद की जा सकती है, लेकिन ये सीटें इतनी आसानी से, पिछली बार भाजपा को मिल गई थी, लेकिन इस बार इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली, क्योंकि इस बार का मतदाता खामोश है, वेट एंड वॉच की परिस्थिति में है और सिर्फ इस इंतजार में है कि हमको वोट करना है। कुछ नहीं बोल रहा है, न पक्ष में न विपक्ष में, कोई बहस में भाग नहीं ले रहा है। इसलिए बहुत ही क्रुशियल होने वाला है चुनाव, 10 सीटों पे होने वाला। श्वेता दुबे जी, जिस मोदी मैजिक को हमने देखा 14-19 में, वो 24 में नजर नहीं आ रहा है। अगर हम बात करें तो मोदी की गारंटी के बाद मंगलसूत्र पर वार, जिस तरीके से ये स्विच हुए मुद्दे, मुझे लगता है श्वेता जी आप इस बात को जानती हैं, भले ही स्वीकार ना करें कि मुद्दे स्विच तो हुए। और ये जो तीसरा रण है, जैसा कि अभी ओपी मिश्रा जी ने कहा कि या तो फेवर है या तो नहीं है, इस पर क्या कहना? आपकी बात सही है, लेकिन अब हमारा मोदी मैजिक क्या जो हम लाए हैं 2019 में और हमने कार्य किए हैं, ये चुनाव हमारे कार्यों का रिजल्ट होगा। और जनता में कोई विशेष जो हलचल नहीं दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जनता को कुछ नया नहीं चाहिए। जनता ने जो चाहा था वो उसे मिला है और उसके अनुरूप ही कार्य हो रहे हैं। इसलिए और देखिए, जब हम राज कर रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, भले कुछ परसेंटेज डाउन हो, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है। ये कोई वैज्ञानिक परीक्षण नहीं है कि रिजल्ट 100% आएगा, लेकिन हमने जो कार्य किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो निश्चित रूप की कसौटी पर खरे उतरेंगे और इसका फैसला तो फाइनल फैसला 4 जून को होगा और एक बार फिर मोदी जी तीसरी बार सरकार बनाएंगे। ठीक है, राज शर्मा जी, अगर हम बात करें तो हमने कई प्रवक्ताओं को ये कहते हुए सुना कि जो कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है इस वक्त, अगर हम बात करें विपक्ष के तौर पर पहली पार्टी है, जिस तरीके से कांग्रेस, अगर हम बात करें पूरे देश में तो बहुत कम सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। आप गठबंधन में लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही। इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आप गठबंधन के बलबूते ही जीतेंगे, फिर आप इसका क्रेडिट आप नहीं ले पाएंगे। नहीं, बात यहाँ क्रेडिट की नहीं है, बात यहाँ है कि देश को कैसे बचाया जाए। और मैं जो कहना चाहता हूँ कि मैं यही जानना चाहती हूँ कि इतनी सहन शक्ति है आपके अंदर, इतना आप लोग इसको आगे चल के आप इसको इतना ज्यादा ले पाएंगे इस चीज को पॉजिटिवली। सरकार देखिए देश के लिए एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि देश के लिए वो अपने आप को बलिदान दे सकती है, उनके नेताओं की बलिदानी हुई है। इस बात को आप बात मानिए कि मेन मुद्दा ये है कि देश को बर्बाद होते हुए नहीं देखा जा सकता। मैं श्वेता जी से, स्वाति जी है या श्वेता जी, कंफ्यूज हो रहा हूँ, सॉरी, उनसे मैं एक ही, मैं 2-4
पूछता हूं कि आप अगर वोट मांग रहे हो तो किस पे मांगोगे? आप मुझे 10 साल के 5 वो काम बताइए जिससे देश विश्व गुरु बनता। मुझे 5 काम दिखा दीजिए, शायद मैं भी आपको वोट दूं। मैं आपको क्यों बताऊं इसका जवाब? क्यों? मैं देश का वोटर नहीं हूं? आप क्यों? अरे मैं तो कह रहा हूं ना, एज ए वोटर, एज ए वोटर। तो राज शर्मा जी, अगर वो आपको 5 काम बता भी देंगी तो क्या आप बीजेपी को वोट दे देंगे? देंगे तो आप वैसे भी कांग्रेस को ही। एज ए वोटर आप मुझे 5 काम दिखाइए। एक सेकेंड श्वेता जी, एक सेकेंड रुकिएगा। राज शर्मा जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। एज अ वोटर आपने कहा कि मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अगर वो आपको 5 चीजें बता देंगी तो क्या आप बीजेपी को वोट दे देंगे? देंगे तो तभी आप कांग्रेस को ही। हाँ, लेकिन बात सुन लीजिएगा। दाएं बहकेंगी बाएं बहकेंगी तो 100 वोट इनके खींच लूंगा, मैं दूंगा अपना वोट। मगर मुझे 5 काम ये बताइए जिससे मेरा बच्चा मुझे बाहर भेजना ना पड़े, मेरे अपने पिताजी का इलाज श्रीलंका में न कराऊं, अमेरिका में न कराऊं, देश में आपने अस्पताल ऐसा बना दिया। यहाँ आते हैं इलाज कराने। अरे बात तो सुन लीजिए ना मेरी, मुझे अस्पताल का नाम बता देना, अस्पताल का नाम बता देना। अच्छा मेरी बात, अच्छा आप लोग इतना हाथी क्यों हो रही है? मैंने आपको बहन कहा, आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? आपको भाई मान रही हूँ, लेकिन भाई की अरे तो भाई, एक भाई अपनी बहन से चाह रहा है कि ऐसा विश्वविद्यालय का नाम बताओ जो कैम्ब्रिज को भुला रहा हो, ऐसा बताओ जो विश्व में मेरा अस्पताल माना जा रहा हो, ऐसा एक स्कूल बताओ प्राइमरी जिसमें पूरे टीचर हो, पूरे 100। और तो और एक और चीज पूछ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 75 लोहिया अस्पताल में मुझे 2 हॉस्पिटल। राज शर्मा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वही मुद्दे, आज आप उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। राज शर्मा जी सुन लीजिए ना पहले मेरी, ठीक है? श्वेता जी होल्ड ऑन। राज शर्मा जी देखिए, आप आज उन मुद्दों पर लड़ रहे हैं जिन मुद्दों पर लड़कर बीजेपी सत्ता में आई थी। अगर आप पूछेंगे कि आपने ऐसा कौन सा विद्यालय बना दिया है जो कैम्ब्रिज को भुला दे, तो आपने भी 70 सालों में ऐसा कौन सा कॉलेज बनाया जो उसको भुला दे? और अगर आपने बना ही दिया था तो फिर आप उसी की गिनती कर लीजिए ना। फिर आप श्वेता जी से क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, यस बिल्कुल जवाब दूंगा। एक और मेरी बात सुन लीजिएगा, जो काम आपने खुद 70 सालों में नहीं किया, ये तो 70 साल वर्सेस 10 साल का चुनाव है ना, तो मुझे बताइए जो काम आपने 10 सालों में। देखिए जब देश आजाद हुआ था, जिन 10 जिलों में चुनाव होने वाला है उसमें हमारी आपसे सीधे फाइट ही नहीं है। आप कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं? विजन है आपका? आप फालतू की बात करके मेरी बात का जवाब दे दीजिए। ये सीधी बात, एक सवाल पूछते हैं 3 सेकंड का। आप किस हिम्मत से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, जब आपने कहा 10 में हम नहीं लड़ रहे, तो आप उत्तर प्रदेश में ऐसा झूठ क्यों बोलते हो कि 80 की 80 सीट मेरी आ रही? 80 में तो आप लड़ नहीं रही। मैं आपके लिए 80 में तो लड़ नहीं रहे। कांग्रेस आप क्यों कहती हो? 2% वोट लेके आप 80 में लड़ रहे हो? 50% वाले से पूछ रहे हैं। भूल गए हो। भीख में 2 सीट देते थे आपको, भीख में देते थे 2 सीट, भीख में 2% वोट है आपके पास। तो है असल में टोटल बताओ, सत्तावादी लोग है ना, आप अपने आप को राजा रजवाड़े वाले समझते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता दें, आपका जन्म, अच्छा एक मिनट, अरे मेरी बहन एक बात का जवाब दे दो, आप इस देश में पैदा होने को अपने को गौरवान्वित महसूस करती हो या नहीं? मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ, लेकिन आपके राहुल अरे छोड़िए ना, अरे राहुल जी, अरे सुनिए तो, अरे बहन छोड़िए बहन जी, एक बात आपने बहुत अच्छी बात कह दी, गौरवान्वित फील करती हैं, तो ये बता दीजिए कि प्रधानमंत्री ने गलत कहा था कि सन 2014 से पहले होना पाप समझा जाता। ये गलत कहा था, ये झूठे, ये गलत कहा था, ये झूठे। आप कहिए कि नरेंद्र मोदी झूठ कहते हैं, आप कहिए कि नरेंद्र मोदी ने झूठ कहा, मेरे देश ने, प्रधानमंत्री ने देश का नाम नीचा किया, कहिए आप। जब आप गौरवान्वित फील करती हैं तो प्रधानमंत्री ने कैसे कहा था कि सन 2014 से पहले पाप समझते थे पैदा होना? मैं 2014 से पहले का पैदाइशी हूँ, गौरवान्वित फील करता हूँ। अगर प्रधानमंत्री जी को गौरवान्वित फील नहीं करते, कोई मुद्दा नहीं है भाई साहब आपके पास। अच्छा मुद्दा क्या होता है? मुद्दा मंगलसूत्र है। रुक जाइए, ओपी मिश्रा जी का रुक कर लेते हैं, ठीक है? राज शर्मा जी और श्वेता जी बहुत बिल्कुल भी ये बिल्कुल जनता के हित की बातें नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है कि कांग्रेस का स्वार्थ और बीजेपी का स्वार्थ है। ठीक है, रुकिए राज शर्मा जी, होल्ड ऑन प्लीज। ओपी मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। ओपी मिश्रा जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 70 वर्सेस 10 सालों का
के काम का हिसाब होगा। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है अब बीजेपी के लिए, या जिस तरीके से गठबंधन साथ आ गया है ये ज्यादा मुश्किलें क्रिएट कर रहा है बीजेपी के लिए? कैसे एनालिसिस किया है आपने? देखिए, अगर खाली हम ये कह दें कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं है, ये बात 100% गलत है। बिल्कुल। 10 साल में ही सब कुछ हुआ हिंदुस्तान में, 55 साल में कुछ हुए नहीं। अरे हम आपको नहीं मालूम, जो भी लोग बैठे हैं उनको भी नहीं मालूम, हमने लाल गेहूं खाया है जो अमेरिका से आता था। ये था हमारा देश। ओपी मिश्रा जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। ओपी मिश्रा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। इसके बाद मैं 2 मिनट का टाइम चाहूंगी। नहीं, श्वेता जी उनकी बात कट गई थी मिश्रा जी की। ये देश वो था जो लाल गेहूं चाइना से आता था, बाहर से आता था। कहना चाहता है चाइना से क्यों आया था? जब नेहरू जी खत्म हुए थे, उनकी हड्डियां खेतों में डाली गई थी और उसके बाद बहुत भारी भी अकाल पड़ा था। ये सन 65 की बात है और लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रत्येक भारतवासी से एक दिन व्रत रहने का आह्वान किया था। अगर मैं पैदा नहीं हुई तो क्या मुझे जानकारी ही नहीं है किस देश में क्या हुआ? बात एक पता नहीं, सुनी हुई बात गलत हो सकती है, देखी हुई बात गलत नहीं नहीं जी, नहीं सुनी हुई बात गलत हो। और आप देवी का रूप होने के बाद भी आप राक्षसों के संग खड़ा हो, इसलिए इस देश की हालत बुरी है। जिस दिन आप जैसे देवी सुधर जाएगी, जिस दिन आप जैसी देवी सुधर जाएगी, मेरी बहन सुधर जाएगी, मेरी बहन देश के लिए वफादार हो जाएगी और राक्षसों का साथ छोड़ देगी, मेरा देश विश्व गुरु बनेगा। अब मैं बोलता हूँ, विश्व गुरु शिक्षा से बने ना बने, लेकिन मेरे देश ओपी मिश्रा जी की आवाज ठीक हो गई है क्या? राक्षसों का साथ देना शुरू कर। ठीक है, रुक जाइए। ओपी मिश्रा जी अपनी बात को पूरा करिए आप। तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा सभी को कि देश में काफी कुछ बदलाव आया है, परिवर्तन आया है। हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी, हम हवाई जहाज बना रहे हैं, हम चंद्रमा भी पहुंच गए। लेकिन ये काम 10 ही वर्ष में हुआ है? नहीं, ये पूरे जब से आजाद हुआ तब से लेके आज तक निरंतर वो प्रक्रिया चल रही है। बिल्कुल। और उसमें होता जा रहा है। इसके लिए उनके ऊपर आरोप ठीक। ओपी मिश्रा जी कंटिन्यू करिए। जी, हम अपने संसाधन के हिसाब से, देश ने अपने संसाधन के हिसाब से काम किया है। जिस टाइप के हमारे पास संसाधन थे उसके मुताबिक हमने काम किया। आज मोदी जी के पास हो सकता है अच्छे संसाधन हो, वो अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन पहले जो संसाधन थे पूर्व की सरकारों में या कांग्रेस 55 साल रही, उनके पास जितने लिमिटेड संसाधन थे उसमें भी उन्होंने किया। अब बात अगर हम 10 वर्षों की करें, अभी वो शर्मा जी सवाल कर रहे थे कि एक विश्वविद्यालय का नाम बता दीजिए। मैं पिछले दिनों अमेठी गया हुआ था, पूरा मैंने हजारों लोगों से बात की, जो भी इंस्टीट्यूट बंद पड़े हैं। ठीक है, ओपी मिश्रा जी माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है हमारे पास। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे थे 24 के चुनावी माहौल में तीसरे चरण के मतदान को लेकर, कहीं ना कहीं इस बार जो 10 जिलों में मतदान होना है उसको लेकर कहीं ना कहीं आमने सामने की टक्कर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। 24 के चुनावी माहौल में इतना ही, और सीधे आपको इटावा के जसवंत नगर ले चलता है जहाँ पर शिवपाल यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उन बाबा जी से कहना चाहते हैं, हमें तो सब कुछ मिला, बताओ हमें कौन सा पद नहीं मिला? हमें छोटे पद से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के 6 बार एमएलए से लेकर के समाजवादी पार्टी में अध्यक्ष से लेकर नेता विरोधी दल से लेकर के, और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष कितनी बार रहे? 35 साल। 15 साल रहे उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के अध्यक्ष, बताओ रहे? बताओ कितने पद रहे? कोई बचा पद? और उत्तर प्रदेश कैसे चलाया बताइए? कोई काम रुकता था? अब बताओ, वो बाबा जी की भी नहीं चल रही, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कोई बात चल नहीं रही है। और वो हमसे कहते थे कि उनको तो चूरन मिलता है, चूरन मिला है। तब हम कहना चाह रहे हैं उन्हें,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, अगर मुझे चूरन मिला है तो उस चूरन ने कई लोगों का और कई शक्तियों का हाजमा दुरुस्त कर दिया है। बताओ दुरुस्त। और लेकिन आज हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, बहुत कुछ नहीं बोलना है, हम जानते हैं यहां से बहुत वोटों से जिताना है। और याद करो 2004 में, वैसे तो डिंपल को आप लोगों ने पिछले उपचुनाव में 1,06,000 से, मुझे जिताया था विधानसभा में 92,000 से बढ़ के जिताया था। और एक बार अपने हमारे ही चेला माना जाता था, लेकिन वो चेला ठीक नहीं निकला। 1,91,000 से 2004 में जिताया था। अब की बात तो उससे भी अच्छा माहौल है। 1,51,000 से जिताया था 2004 में, पहला चुनाव था, जिताया था। अब की बात तो उससे भी अच्छा माहौल है जसवंत नगर का, लेकिन हम नहीं आ पाए। कल मीटिंग मैंने 4 तो कर दी हैं, आज 3 मीटिंग हम करेंगे। आज तो अखिलेश ने, कल डिंपल यादव थी साथ में, हम लोगों ने वोट तो मांगा ही लिया है। तो अब की बार हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऐसा जसवंत नगर से ऐसा इंजेक्शन लगाना सो इनकी चीख दिल्ली तक पहुंचे, ऐसा इंजेक्शन लगाना है। बस मुझे इतना ही कहना था। और आप सब लोगों से हमारी अपील है, निवेदन है, 7 तारीख को इतना वोट डालना, इतना वोट डालना, इतना साइकिल का बटन दबाना, अपना वोट 90% से लेकर के 95% तक पड़े और कम से कम अब की जीत 1,91,000 से जीतेंगे, वो रिकॉर्ड और तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। आप ही लोग, समाजवादी पार्टी के लोग और जसवंत नगर के लोग उस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड जरूर तोड़। वाले यादव को सुन रहे थे, जिन्होंने वोट अपील की है और कहा है कि समाजवादी पार्टी को बहुमत के साथ जिताएं। 24 के चुनावी माहौल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।